Hi, good morning friends. Once again we are here to discuss the third law of motion. इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. The first two law of motion tell us how to applied force changes the motion and provide us with a method of determining the force. पिछले दो लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम फोर्स डिटरमाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे फोर्स और कितना फोर्स अप्लाई होने पे क्या एक्सेलरेशन आता है. द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स on another object, the second object instantaneously exert a force back on the first. Means अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाता है एट द सेम टाइम उसी समय में वो दूसरा ऑब्जेक्ट उस पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट अप्लाई करता है. These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. वो जो दो फोर्सेज लगते हैं, जैसे ही एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा तो जितना फोर्स पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट उसी समय ठीक उसी समय पहले ऑब्जेक्ट पे लगाता है. और चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट में होता है, एक फोर्स पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जो फोर्स लगाता है उसका डायरेक्शन और जो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट की ओर फोर्स लगाता है नेचुरली अपोजिट होगा. सो इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल होता है इसका बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है. दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. इन द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम्स वी while looking at the football and trying to kick it with a greater force collide with a player of the opposite team. Both feel hurt because each applies a force to the other. In other words, there is a pair of forces and not just one force. It means कि कहीं भी अगर मान लिया कोई फुटबॉल खेल रहा हुआ प्लेयर किसी दूसरे फुटबॉल खेल रहे हुए प्लेयर से टकराता है तो जितनी जोर से इसे चोट लगती है पहले प्लेयर को उतनी ही जोर से दूसरे प्लेयर को भी चोट लगती है. बिल्कुल. These two opposing force are also known as action and reaction forces. इन दो फोर्सेस को एक्शन फोर्स, पहले को एक्शन और दूसरे को रिएक्शन फोर्सेस हम कहते हैं. सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन फोर्सेस. लाइक इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट the two opposing forces are also known as the action and reaction forces. When one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. इसे हम आगे समझेंगे अच्छे तरीके से. सपोज हमें एक ऑब्जर्वेशन किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया. पिक्चर 9.10 में आप देखेंगे कि एक दो स्प्रिंग है, एक ए है और एक बी है. हम बी स्प्रिंग को दीवार के साथ टैग कर दिए हैं और साथ में उसके साथ हमने सीरीज में ए स्प्रिंग को टैग करा हुआ है और हम ए स्प्रिंग को अपनी उंगली की सहायता से खींच रहे हैं. अब हम देखेंगे कि हमारा जो रीडिंग हमारे बी स्प्रिंग पे है उतनी ही रीडिंग हमारे ए स्प्रिंग पे होगी. इस एक्सपेरिमेंट से हम ये समझते हैं कि हमने जितना फोर्स लगा रखा है ए वो इक्वली हमें ए और बी में डिवाइड हो गया. बी ए को खींच रही है और ए बी को खींच रहा है. दैट्स वाई दोनों की रीडिंग सेम आ रही है. सो लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन पिक्चर 9.10. द फिक्स्ड एंड ऑफ बैलेंस बी इज अटैच्ड विद द रिजिड सपोर्ट like a wall. When a force is applied through the free end, the spring balance A, it is observed that both the spring balances shows the same reading on their scale. It means that the force exerted by a spring balance A on balance B is equal but opposite in direction. So to the force
exerted by the balance B on balance A, any of these two forces can be called action and other reaction. हम किसी भी एक फोर्सेस को यहाँ पे एक्शन और दूसरे फोर्स को रिएक्शन कह सकते हैं. बट इफ देयर इज एन एक्शन देयर मस्ट बी ए रिएक्शन फोर्सेस अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. This gives us an alternative statement of the third law of motion, that is, to every action there is an equal and opposite reaction. It is important. This is the third law of motion. So, to every action there is an equal and opposite reaction. However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects. Always remember that the action and reaction always act on two different objects simultaneously. दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे ही काम करता है ये. Suppose you are standing at rest and intend to start walking on road. Suppose हम अगर खड़े हैं और अचानक से हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं वॉक करना रोड पे, तो you must accelerate and this require a force in accordance with the second law of motion. Which is this force? हमने कौन सा फोर्स लगाया कि हम एक्सेलरेशन में आ गए, हम चलना शुरू कर दिए? ये फोर्स कौन सा था जिसके चलते हम अगर सड़क के किनारे सड़क पे खड़े हैं और अचानक चलना चाहते हैं और हम चलना शुरू कर देते हैं? इट इज द मस्कुलर एफोर्ट यू एक्सर्ट ऑन द रोड. हमने मस्कुलर एफोर्ट लगाया पैर के थ्रू रोड पे. इज इट इन द डायरेक्शन वी इंटेंड टू मूव? क्या हमने फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाया था जिस डायरेक्शन हमें मूव करना है? नहीं, हमने रोड को पैर से पीछे की ओर ढकेला था, तभी हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं. हम रोड को पीछे की ओर ढकेलते हैं और रोड हमें इक्वल और बराबर फोर्स हम पे लगाया और हम आगे की ओर मूव कर गए. सो द रोड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड. हमें अगर आगे मूव करना होता है तो हम अपने पैरों से जमीन पर पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं. जब हम पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं तो पीछे की ओर से फोर्स लगा हुआ जो सरफेस पे लगाते हैं, उस सरफेस से फिर एक इक्वल फोर्स हमें मिलता है और उस फोर्स के थ्रू हम एक्सेलरेट होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं. It is important to note that even though the action and reaction forces are always equal to magnitude, these forces may not produce acceleration. These forces may not produce acceleration of equal magnitude. This is because each force acts on a different object that may have a different mass. चूंकि हमने जितना फोर्स लगाया था पृथ्वी के ऊपर जमीन पे, जमीन भी उतना ही फोर्स लगाई हमारे ऊपर, बट हमारा मास कम था हमारे बॉडी का एज कंपेयर टू अर्थ. तो मूवमेंट जिसका कम मास हुआ, हमारे में कम मास था तो हम मूव कर गए. पृथ्वी का मास हमारे मास से मल्टीप्लिकेशन में कई गुना ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी नहीं मूव की और हम मूव किए. So it is important that this is because each forces act on a different object that may have different mass. Now अब हम देखते हैं कि when a gun is fired, जब हम गन को फायर करते हैं, it exert a forward force on the bullet. ये जब फायर करते हैं हम गन को तो वो एक फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई करता है बुलेट पे, और फिर इसके अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बुलेट एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन द गन. बुलेट के ऊपर में अगर गन ने एक फॉरवर्ड फोर्स लगाया, अप्लाई किया, तो बुलेट एक बैकवर्ड फोर्स इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा गन पे. दिस रिजल्ट्स द रिकॉइल ऑफ द गन. सिंस द गन हैज मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, अभी हमने कहा था जो ज्यादा मास होगा उस पर असर नहीं होता, जो कम मास होता है वो मूवमेंट में आता है. सिंस द गन हैज मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, द एक्सेलरेशन ऑफ गन इज मच लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट.
इसलिए गन भी एक्सेलरेट होता है, गन में भी एक्सेलरेशन आएगी, गन में भी एक झटका लगेगा पीछे की ओर, बट वो झटका एज कंपेयर टू बुलेट बहुत कम होगा, बिकॉज गन का मास बुलेट के मास से कहीं ज्यादा होता है। The third law of motion can also be illustrated when a sailor jumps out of a rowing boat. As the sailor jumps forward, the forces on the boat moves it backward. आपने देखा होगा कि नदी में, तालाब में बोट पे कोई आदमी है और वो बोट से छलांग लगाता है जमीन पे, तो छलांग लगाते ही जो बोट होती है वो पीछे की ओर फोर्स एक्सर्ट करती है और मूव कर जाती है। एज द सेलर जम्प्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द बोट मूव्स बैकवर्ड्स। ये इसलिए होता है कि हमने फोर्स लगाया और हमें आगे जाना था, तो हमने पीछे की ओर फोर्स लगाया बोट पे, और बोट ने जो फोर्स लगाया हमारे ऊपर, अब चूंकि ये सेम काम हम करते थे जमीन के साथ, अर्थ के साथ, तो अर्थ का मास चूंकि हमारे मास से कहीं गुना ज्यादा था, इसलिए अर्थ का मूवमेंट हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे हमने सेम काम किया, हमें आगे बढ़ना है, हमने एक बैकवर्ड फोर्स लगाया नाव पे, बोट पे, और बोट ने एक फॉरवर्ड पुश किया, हमें हमारे फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाया उसने, इक्वल फोर्स, जिससे हम आगे मूव किए। लेकिन फिर यहाँ पे चूंकि बोट का मास हमारे मास से कहीं ज्यादा था, तो हम ज्यादा मूव फास्ट कर पाए, और बोट भी मूव किया बट बहुत स्लोली मूव किया एज कंपेयर्ड ह्यूमन बॉडी। सेम हमारा एक फॉरवर्ड फोर्स जब बुलेट पे लगता है तो रिकॉयल गन का होता है, और गन जो है पीछे की ओर हल्का झटका लगता है जो गन चला रहा होता है। इट मीन्स ये बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करता है बुलेट, जिस बुलेट को फायर करने के लिए गन उसे पे फॉरवर्ड फोर्स लगाता है। नाउ कन्वर्सन ऑफ मोमेंटम। अभी हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था मोमेंटम क्या है। मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स, एंड फोर्स इज अप्लाइड, एंड मोमेंटम इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी मल्टीप्लीकेशन बाय द मास। सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, बॉल ए एंड बॉल बी, का मासेज ma और mb है, आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट डिफरेंट वेलोसिटी a एंड ub, ua एंड ub, दोनों की डिफरेंट वेलोसिटी है ua और ub। मास ए ऑब्जेक्ट का ma और b ऑब्जेक्ट का mb। सो देयर आर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम, और इसके अलावा कोई और दूसरा एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है उन दोनों ऑब्जेक्ट पे जिसका मास ma और mb है। अब क्या है कि a की स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर्ड b के, एज वेलोसिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ b। Then the two balls collide with each other। जब ज्यादा होगी स्पीड और दोनों एक ही लाइन में चल रहे हैं, तो नेचुरली जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आगे चलने वाले कम स्पीड के बॉल को हिट करेगा। सो द इनिशियल स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन द इनिशियल स्पीड ऑफ बी, या इसको यूं कहें कि वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ बी। Then the two balls collide with each other during collision with which last for a time t। collision हुआ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड t के लिए, या फिर जितने भी समय के लिए हुआ उस समय को t बोलें, माने the force A exert a force FAB on the ball B and the ball B exerts a force FBA on the ball A। जैसे ही कोलाइड होने पे, जो t सेकेंड के लिए कोलाइड हुआ A और B बॉल में, तो जैसे A ने फोर्स एक्सर्ट किया कोलाइड होने पे B पे, दैट फोर्स इज कॉल्ड द FAB। वो F उसकी डायरेक्शन होगी A टू B, और सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन B भी सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा A पे, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी B टू A
और उस फोर्स को हम सिंपली एफ बी ए का नाम देते हैं। सपोज velocity of A and velocity of B are the velocity of the two balls A and B after the collision। अभी हमने देखा था velocity of UA and velocity of UB, ये collision से पहले की velocity थी A मास टू ऑब्जेक्ट A और B की, और collision हुआ एक t सेकेंड के लिए, और collision होने समय दो फोर्स लगा। पहला फोर्स जो A ने B को लगाया वो FAB बोलते हैं, कहेंगे, और B ने A की ओर लगाया उसे FBA कहेंगे उस फोर्स को। और उस कोलिजन के बाद दोनों बॉल की वेलोसिटी चेंज हो गई। उस कोलिजन के बाद जो दोनों की वेलोसिटी चेंज हुई, क्योंकि फोर्स दोनों ने एक दूसरे पर लगाया और फोर्स लगने से जो वेलोसिटी चेंज हुई, उस वेलोसिटी को हम फिर बोलेंगे A की वेलोसिटी VA एंड B की वेलोसिटी VB रही कोलिजन के बाद। अब हम इक्वेशन 9.1 जो हमारा मोमेंटम का इक्वेशन था, दैट इज फोर्स इक्वल टू मास मल्टीपल बाई चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। सो फ्रॉम इक्वेशन 9.1 जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था रिगार्डिंग मोमेंटम, the ball A before and after the collision are MA, UA and MA, VA। बॉल की जो मोमेंटम थी वो पहले थी MA, UA की इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज U, और बॉल टकराने के बाद जो उसकी मोमेंटम आई दैट इज MA, VA। यहां पे बॉल टकराने के बाद बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ। बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ, जो फोर्स लगा उसके वजह से जो इनिशियल वेलोसिटी थी बॉल की वो UA थी, और जो फाइनल वेलोसिटी निकल के आई बॉल की वो VA आई। तो जो हमारा मोमेंटम कोलाइड होने से पहले था उस बॉल का, A बॉल का, दैट इज MA, UA, ये मोमेंटम था, और टकराने के बाद जो मोमेंटम आया दैट इज MA, VA। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम अब भी मोमेंटम की बात कर रहे थे, और दूसरा हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज द FAB। द फोर्स जो FAB एग्जर्ट हुआ, F ने A और F जो बॉल A ने B को लगाया था, B की ओर फोर्स लगाया था, जिसे हमने फोर्स AB का नाम दिया था, ड्यूरिंग द कोलिजन वो फोर्स को हम कंटिन्यू कर सकते हैं MA मल्टीपल बाई VA माइनस UA डिवाइडेड बाई T। मीन्स फोर्स जो FAB को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ A ऑब्जेक्ट एंड द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इन A ऑब्जेक्ट या ऑफ A ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन, जिस टाइम के लिए वो कोलाइड हुआ था। Similarly, the rate of change of momentum of the ball B, same and equal and opposite force लगा था। इसका मतलब है कि जो फोर्स AB लगा था उसके ठीक अपोजिट ही फोर्स लगा था फोर्स BA। उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट थी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम था, बिकॉज एज पर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब कोई फोर्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है। सो FBA अगर हम कैलकुलेट करें तो FBA मतलब फोर्स अप्लाइड is equal to the change of momentum, the rate of change of momentum. The rate of change of momentum for the ball B is MB multiplied by the rate of change of velocity, that is VB minus UB divided by T. So according to the third law of motion, the force AB exerted by the ball A on ball B and the force BA exerted by the ball B on ball A must be equal and opposite to each other. अभी हमने बताया था, चूंकि बॉल A हिट किया बॉल B को, बॉल A ने जो फोर्स लगाया था बॉल B पे हिट करने टाइम पे, जो 3 सेकंड के लिए हुआ था, वो फोर्स FAB था, और बॉल ने भी उसी टाइम पे सेम FBA फोर्स लगाया था, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल होगा FAB के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब FAB इक्वल टू माइनस
बी ए। माइनस साइन यहां पे शो करता है कि हमारा डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। इट मीन्स हम कह सकते हैं एम ए मल्टीप्लीकेशन बाई द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई टी, दैट इज वी ए माइनस वी यू ए डिवाइडेड बाई टी इजकल टू माइनस एम बी मल्टीप्लीकेशन बाई द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द ऑब्जेक्ट बी, दैट इज वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि टी सेकेंड्स के लिए कोलेशन हुआ था। ये मुझे एक नया देगा इक्वेशन। इट विल बी एम ए यू ए, बिकॉज टी दोनों साइड में कॉमन है तो टी हमारा कट जाएगा। टी कटने के बाद हमें इक्वेशन मिलता है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इजकल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। चूंकि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स। इनिशियली हम अगर काउंट करते हैं यू ए मीन्स द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए, एंड यू बी इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी इज टोटल मोमेंटम ऑफ two balls A and B before the collision, and after the collision MA VA plus MB VB. Momentum of A, velocity of A plus momentum of B and velocity B is their total momentum after the collision. मीन्स ये जो हमारा इक्वेशन मिला उस इक्वेशन से ये क्लियर होता है कि मोमेंटम दोनों बॉल का कोलिजन से पहले बराबर है मोमेंटम के दोनों बॉल का कोलिजन के बाद। एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज द मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बी बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले हमारा मोमेंटम ए और बॉल बी दोनों मिलाकर के है ये बराबर है हमारा आफ्टर द कोलिजन होने के बाद, चूंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई थी, उसकी वेलोसिटी भी हो गई थी। सो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो इस इक्वेशन 9.7 से वी ऑब्जर्व दैट टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन अनचेंज्ड। टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन अनचेंज्ड और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। या फिर इसको बिल्कुल इसके अलावा और कोई दूसरा फोर्स ना लगा हो तो हमारा मोमेंटम कोलिजन से पहले दोनों ऑब्जेक्ट का सेम होगा जितना कोलिजन के बाद हमारा मोमेंटम निकल करके आएगा ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों का। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आइडिया कोलिजन एक्सपेरिमेंट, इस कोलिजन एक्सपेरिमेंट से जो निकल करके आया उससे हम कह सकते हैं दैट द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, मोमेंटा इज द प्लूरल ऑफ मोमेंटम, सम ऑफ मोमेंटा of the two objects before collision is equal to the sum of momenta after the collision, provided there is no external unbalanced force acting on them. अगर कोई दूसरा अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं हो रहा उस पर, तो मोमेंटम ऑफ द सम ऑफ मोमेंटम दैट इज मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन is equal to the sum of the momentum after the collision is equal. This is known as the law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum कहता है कि मोमेंटम कोलिजन से पहले नहीं चेंज, जो जितना मोमेंटम पहले है कोलिजन से पहले उतना ही कोलिजन के बाद मोमेंटम रह गया। इट मीन्स मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। This statement can alternately be given as the total momentum of the two objects is unchanged or conserved by the collision. सिंपल ही है, दो ऑब्जेक्ट का जो भी टोटल मोमेंटम होगा वो बदला नहीं कोलिजन के बाद भी। इट मीन्स कि मोमेंटम कंजर्व रह गया, दोनों के मोमेंटम ए और बी को ऐड करेंगे तो वो बराबर निकल के आएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर में।
एग्जाम्पल 9.6 है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg. व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? अभी हमने देखा था पिस्टल अगर फायर करते हैं उससे किसी बुलेट को तो बुलेट वेलोसिटी गेन करती है और साथ ही साथ जो फोर्स बुलेट पे लगता है, जितना फोर्स गन के द्वारा बुलेट पे लगता है उतना ही फोर्स बुलेट भी गन पे लगाती है. अब इम्पोर्टेंट ये है कि मास जो बुलेट का है वो कम होता है और गन का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर्ड. सो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा या फिर वेलोसिटी आएगी बुलेट के थ्रू गन पे वो बहुत ही कम होगी. सो यहाँ पे निकालना है कि व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल. अब देखिए वी हैव द मास ऑफ बुलेट दैट इज गिवन 20 ग्राम. 20 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 0.02 kg एंड द मास ऑफ पिस्टल ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज 2 kg. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट u1 एंड द पिस्टल इज 0 बिकॉज एंड पिस्टल u2 इज 0. बुलेट भी पहले रेस्ट में था और पिस्टल भी पहले रेस्ट में था तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 0 था बुलेट का भी और पिस्टल का भी. सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वाज 150 मीटर पर सेकेंड. जो बुलेट की वेलोसिटी v1 आई वो आई 150 मीटर पर सेकेंड. द डायरेक्शन ऑफ बुलेट इज टेकन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. पोजिशन बाय कन्वर्सन. लेट द v बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल. सपोज v जो है अगर रिकॉइल वेलोसिटी है पिस्टल की, देन टोटल मोमेंटा ऑफ द पिस्टल एंड द बुलेट बिफोर द फायर व्हेन द गन इज एट रेस्ट, दैट इज मोमेंटा कितना है अगर गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है तो वे 0 है. दैट इज चूंकि दोनों रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 है. वेलोसिटी 0 है तो हमारा टोटल मोमेंटा 0 होगा. टोटल मोमेंटा ऑफ द पिस्टल एंड द बुलेट आफ्टर इट इज फायर्ड. जब ये फायर्ड हो गया तब कितना मोमेंटा आया, दैट इज 0.02 kg मल्टीपल बाई 150 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 kg मल्टीपल बाई v. ये v हमें निकालना है, v कितना है, इक्वल टू 3 प्लस 2v kg मीटर पर सेकेंड. अब हमें कहना है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, टोटल मोमेंटा आफ्टर द फायर, जो फायर करने के बाद का जो मोमेंटा है वही मोमेंटा होगा हमें फायर करने से पहले का मोमेंटा. फायर करने के बाद का मोमेंटा कितना है, 3 प्लस 2v kg मीटर पर सेकेंड, और फायर होने से पहले का मोमेंटा क्या था, 0 था. सो 3 प्लस 2v इक्वल टू 0. अब यहां पे हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल टू 2/3 दैट इज माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड. अब ये निगेटिव साइन हमें जो इंडिकेट करता है वो ये करता है कि जो फोर्स था वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा. अपोजिट डायरेक्शन में लगा तभी हम बोल सकते हैं पिस्टल वुड रिकॉइल इट्स अपोजिट टू द बुलेट टू दैट ऑफ बुलेट दैट इज राइट टू लेफ्ट. लेफ्ट टू राइट अगर बुलेट को पास बुलेट का वेलोसिटी निकल के आती है तो ये जो वेलोसिटी निकल के आएगी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है गन के लिए वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी और वो वेलोसिटी होगी 1.5 मीटर पर सेकेंड. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वेलोसिटी बुलेट की थी वो बुलेट की वेलोसिटी निकल के आई 150 मीटर पर सेकेंड और जो गन की वेलोसिटी निकल के आई वो ओनली 1.5 मीटर पर सेकेंड. सो गन फायर करने के बाद गन एक बैकवर्ड वेलोसिटी पे आएगा बट वो बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू बुलेट. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं लाइक ए गर्ल ऑफ मास 40 kg 40 kg की गर्ल्स जंप करती है विथ ए हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट विद द फ्रिक्शनलेस व्हील्स. एक कार्ट है जो स्टैंड अलोन है, रेस्ट में है, उस पर एक व्हील लगा हुआ है जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस एज्यूम करा गया है.
एक गर्ल जिसका मास 40 kg है, वो जंप करती है एक हॉरिजॉन्टल कार्ट पे। वेलोसिटी जो गर्ल का होता है वो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से होता है। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। जो कार्ट का जो मास है दैट इज 3 kg। सो व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। जैसे वो कार्ट पे जंप करती है, कार्ट स्टार्ट करता है मूव होना, तो हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है कार्ट की, कि कार्ट की वेलोसिटी क्या होगी लड़की के उस पर जंप करने के बाद। एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हमें ये एज्यूम करना है कि कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ये आइडियल कंडीशन है। सो लेट v इज द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल ऑन द कार्ट एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। जब कार्ट स्टार्ट मूव कर रही होती है तो हम उस वेलोसिटी को v मान लेते हैं। कार्ट के ऊपर में जब दोनों कार्ट पे ऊपर में लड़की आ जाती है और तब जब मूवमेंट होता है उस वेलोसिटी को हमने v माना है। द टोटल मोमेंटा ऑफ द गर्ल एंड द कार्ट बिफोर द इंटरेक्शन। जो टोटल मोमेंटा था कार्ट का और गर्ल का इंटरेक्शन होने से पहले, कार्ट पे जंप होने से पहले जो टोटल मोमेंटा था वो लड़की का था 40 ग्राम मल्टीपल बाई 5 मीटर पर सेकेंड, साथ में प्लस 3 kg इंटू 0 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज जो हमारा 3 kg वाला कार्ट था वो रेस्ट में था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, और जबकि लड़की की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड और लड़की का मास था 40 kg, तो टोटल हमारा पास मोमेंटा हो गया 200 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमें लड़की को कार्ट पे मूव करने से पहले, जंप करने से पहले का मोमेंटा हुआ। इसका मतलब ये है कि इतना ही मोमेंटा हमें बाद में मिलेगा जब लड़की उस पर जंप कर गई और कार्ट मूव कर गया। कार्ट लड़की के साथ जब मूव कर रहा है तो मुझे इतना ही मोमेंटा वहां मिलना चाहिए। टोटल मोमेंटा आफ्टर द इंटरेक्शन, अब वो क्या होगा? हमने माना है वेलोसिटी भी जब लड़की जंप कर गई है उस कार्ट पे और उस कार्ट जब मूविंग स्टार्ट कर चुका है तब जो वेलोसिटी आई हमने उसे भी माना है। तो टोटल मोमेंटा आफ्टर इंटरेक्शन का मतलब हो गया टोटल मास कितना हो गया, दैट इज 40 प्लस 3 kg, 3 kg का कार्ट एंड 40 kg की लड़की, मल्टीपल बाई v मीटर पर सेकेंड। अब ये 30 प्लस 3 दैट इज 40 प्लस 3 दैट इज 43 kg मल्टीपल बाई v kg मीटर पर सेकेंड, ये इक्वल होगा हमारा उससे पहले के मोमेंटा का, दैट इज 200 kg मीटर पर सेकेंड। सो 43 v इक्वल टू 200, सो v इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 43 इज इक्वल टू प्लस यहां पे साइन प्लस आ रहा है। प्लस आने का मतलब हो गया कि जिस डायरेक्शन में लड़की दौड़ रही थी उसी डायरेक्शन में उसने कार्ट पे जंप लगाया, और कार्ट पे जंप लगाने के बाद कार्ट भी जिस डायरेक्शन में लड़की दौड़ रही थी कार्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव किया। इसका मतलब ये साइन जो प्लस आया प्लस 4.65 मीटर पर सेकेंड, ये प्लस साइन ये शो करता है कि जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा आफ्टर मोमेंटा 2 जिसे बोल सकते हैं आफ्टर द इंटरेक्शन, वो भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में लड़की की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी। The girl on the cart would move with a velocity of 4.65 meter per second in the direction in which the girl jumped. Next example लेते हैं। Example 9.8, two hockey players of opposite team while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled. One has a mass of 60 kg and was moving with the velocity of 5 meter per second, while the other has the mass of 55 kg and was moving faster with a velocity of 6 meter per second. Towards the first player, in which direction and with what velocity will they move after they become entangled? Assume that the frictional force acting between the feet of two players and ground is negligible.
हम जो एक्सटर्नल फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, उसे अभी हम नेग्लिजिबल काउंट करते हैं और हम ये निकालते हैं कि दो प्लेयर हैं तो हॉकी खेल रहे हैं। पहले प्लेयर का 60 kg मास है, दूसरे प्लेयर का 55 kg मास है। पहले प्लेयर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड की और दूसरे प्लेयर की वेलोसिटी जिसकी 55 kg मास थी 6 मीटर पर सेकेंड थी। दोनों कोलाइड करते हैं। लेट द फर्स्ट प्लेयर बी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर पहला प्लेयर लेफ्ट से राइट मुड़ रहा है, आप पिक्चर दे सकते हैं 9.19 पे। बाय कन्वेंशन लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। हमने उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है एंड दस राइट टू लेफ्ट नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। एक अगर हमें लेफ्ट टू राइट अगर हमने पॉजिटिव लिया है और अगर रिजल्ट अगर निगेटिव आता है तो इट मीन्स हमें ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। So if symbol M and U represents the mass and initial velocity of the two players respectively, subscripts 1 and 2 in those physical quantities refer to the two hockey players. Thus, M1 and M2, M1 is equal to 60 kg and M2 is equal to 55 kg. M1 प्लेयर 1 के लिए लिया गया है, M2 प्लेयर 2 के लिए लिया गया है, U1 प्लेयर 1 के लिए लिया गया और U2 प्लेयर 2 के लिए लिया गया है, आसान करने के लिए कैलकुलेशन को। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू प्लेयर्स बिफोर द कोलिजन होने से पहले जो मोमेंटम था दोनों प्लेयर का वो होगा 60 kg मल्टीपल वाई प्लस 5 मीटर पर सेकेंड प्लस चूंकि दूसरा प्लेयर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा था तो 55 kg मल्टीपल वाई माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। यहां पे जो -6 लिया गया वो इसलिए लिया गया कि दूसरा प्लेयर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था एज पहले प्लेयर के, और पहले प्लेयर को मैंने अगर जो डायरेक्शन था उसको मैंने पॉजिटिव लिया तो नेचुरली दूसरे प्लेयर की डायरेक्शन निगेटिव होगी। तो 60 kg वाला जो प्लेयर था वो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं उस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो दूसरे प्लेयर जो 55 kg का था उसकी जो डायरेक्शन होगी वो -6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से होगी। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका रिजल्ट आएगा -30 kg मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स द मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जो है कोलिजन से पहले, वो कोलिजन से पहले के जो मोमेंटम था वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 30 kg मीटर पर सेकेंड का था। इफ वी द वेलोसिटी ऑफ द टू इंटेंगल्ड प्लेयर, अगर हम रिजल्ट कोलिजन के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट है जो वेलोसिटी है दोनों का, वो भी हम अगर कैलकुलेट कर लेते हैं आफ्टर द कोलिजन, द टोटल मोमेंटम देन कितना होगा? M1 60 kg, M2 M1 is 60 kg, M2 is 55 kg। तो दोनों का मास प्लस वेलोसिटी, दोनों का मास को प्लस कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेलोसिटी से, तो कोलिजन के बाद का मोमेंटम निकल जाएगा। इट मीन्स 60 प्लस 55 kg मल्टीपल बाई v मीटर पर सेकेंड। 60 प्लस 55 इज इक्वल टू 150 इंटू v kg मीटर पर सेकेंड। अब हमें कोलिजन के बाद का मोमेंटम और कोलिजन के पहले का मोमेंटम सेम होगा। इट मीन्स -30 kg इट विल बी इक्वल टू द 150 इंटू v kg पर मीटर पर सेकेंड। सो अब उस हिसाब से अगर हम v की वैल्यू निकालते हैं देन v इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाई 115, सो v इक्वल टू -2.6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है, इस माइनस साइन जो v की माइनस साइन आई, इसका मतलब ये है कि कोलिजन के बाद जिस व्यक्ति की का वजन का मास 55 kg था और वो जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी थी, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी, वो माइनस में होगी, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट टू राइट को पॉजिटिव मानते हैं तो रिजल्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगी। हमने लेफ्ट टू राइट को पॉजिटिव माना था और राइट टू लेफ्ट को निगेटिव माना था, और यहां आंसर निगेटिव में आ रहा है। इसलिए कोलिजन होने के बाद दोनों प्लेयर की जो मूवमेंट आएगी
वो जो दूसरे प्लेयर की मूवमेंट जिसकी 55 kg वाली डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट आएगी और वो मूवमेंट होगी 0.26 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दैट इज द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन द सेकेंड प्लेयर वॉज मूविंग बिफोर द कोलिजन। उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सेकेंड प्लेयर मूव कर रहा था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें एक्सप्लेन कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई दिक्कत होती हो। और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या है। कंजर्वेशन लॉ अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और मेरे जो बताए हुए वीडियो हैं इसमें पढ़िए, देखिए, और कोई दिक्कत हो या कुछ नया पूछना हो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।